अस्सलामुअलैकुम, यू वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। पाकिस्तान की सियासत में बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो कि हमेशा पार्लियामेंट में आपको बैठे नज़र आते हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोalition में आपको वो नज़र आते हैं और उन्हीं में है मौलाना फजलुर रहमान सर फहरिस्त। लेकिन इस बार वो इक़्तिदार में ना तो उन्हें कोई जगह मिली है, ना ही हुकूमत ने कोई भरपूर किस्म की कोशिशें की हैं उन्हें मनाने के लिए, ना ही उन्हें कोई गवर्नरशिप या फिर कोई वज़ीर आलाशिप ऑफ़र की गई है कि उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। तो उन्होंने सारा गुस्सा और अपनी जो दिल की भड़ास है ना, वो आज निकाली है पार्लियामेंट के अंदर। इज़हार ख्याल में क्या बड़े बड़े अल्फाज का इस्तेमाल किया है। वही इमरान खान की लाइन लेते थे और जिनको पहले ये कहते थे कि ये यहूदी एजेंट है और इसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, इसको कहते थे तुम बाज आ जाओ। आज उसी की लाइन में है और वो कह रहे हैं कि पीटीआई को बिल्कुल जलसा करना चाहिए, या ये उनका आईनी हक है। बात वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनडायरेक्टली उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इंतहाई सख्त किस्म के रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए हैं। आका तक उन्हें बना दिया गया है। पार्लियामेंट के बारे में आज उन्होंने ये सब कुछ कहा है और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये सब कुछ कहा है। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, सुन्नी इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें कुछ ना एक ही आईनी ओहदा है जिस पर कुछ डिसाइड नहीं हो रहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा कौन, जिस पर ये दोनों ना कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। बैरिस्टर गोहर ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे सुन्नी इत्तेहाद वालों के दिल टूट जाएंगे। इसको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जबकि आगे किसान एहतजाज कर रहे हैं, जीपीओ चौक पर भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। आखिर असल में हर बार होता क्या है कि किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है अपने मुतालबात को मनवाने के लिए। हुकूमत क्यों किसान पैकेज अनाउंस करने के बावजूद भी इनको सब्सिडी नहीं दे पा रही, क्यों इनको रिलीफ नहीं दे पा रही, और क्यों हमेशा पकड़ दकर जिन्होंने पूरा साल हमारे लिए खाना बनाना है, फसलें तैयार करनी है, उनके साथ आखिर ऐसा सुलूक किया क्यों जाता है। और लास्टली हम इसराइल को डिस्कस करेंगे कि इजरायली वजीर आज़म, वजीर दिफा और उनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हैं लोग, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें आपको बताएंगे आखिर के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान आज क्या गरजे बरसे हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो अपने दिल के अंदर जो उन्होंने बचा बचा के रखा हुआ था ना, ऐसे निकाल देंगे। अब ये किसकी जिम्मेदारी है उनको मनाने की, एस्टैब्लिशमेंट की कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की? क्योंकि दोनों से वो नाराज है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर तो हम आएंगे, जाहिर है आज मौलाना साहब जो जितने गर्जे बरसे हैं, हाँ जी, तो उसके ऊपर उतनी ही तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन दो बातें पहले जल्दी अगर हम कर ले तो हाँ। मतलब एक इशू ये है कि आज इसहाक डार साहब को जो है वो अचानक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। एक तरह से मुबारकबाद सबसे पहले तो उनको बिल्कुल मुबारकबाद देते हैं हम, इसलिए कि वो PMLN का जो लीडर है जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसकी नाक के बाल हैं, उनके ब्लू आइड बॉय हैं, इसलिए उनको ये एलिवेशन जो है ये नवाज शरीफ साहब के पार्टी में असर्ट करने का एक और सबूत है। राइट, ठीक हो गया। लेकिन हम इसके बाद बताते चलें कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इसलिए किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनको जनाब 7 दिसंबर 1971 को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, मगर वो इस ओहदे के ऊपर रहे थे सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, यानी 20 दिसंबर 2 को उसी साल फिर उनको सदर मुकर्रर कर दिया गया था पाकिस्तान का। अच्छा, तो पहली मिसाल तो ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। राइट। दूसरी बेगम नुसरत भुट्टो, राइट, उनको भी जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान ही उनको यानी नायब वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर तैनात कर दिया था। लिहाजा वो फिर इस एतबार से मार्च 1989 में उनको ये ओहदे पर बिठाया गया था और ये दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनी। राइट। तीसरे जनाब इसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वो जून 2012 में मुस्लिम लीग कायदे आज़म यानी नून काफ लीग जो है उसके वो रहनुमा थे और उनको भी इस ओहदे पर मार्च 2013 तक वो तैनात रहे, को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा उन्होंने गुजरा। तो ये कहना कि जी देखो क्या कर दिया नून लीग ने, ये पहले भी हो चुका है। अच्छा, बकौल असद कैसर के तो तीसरा भी नाम है, मोहसिन नकवी को भी वो कह रहे हैं। वो उसके उनके साथ मैं निपटता हूँ, उनकी बारी जब आएगी तो उनके साथ निपटते। एक और अहम बात जो है वो जस्टिस काजी फायजी साहब ने बड़ा जोर दे के कही थी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आपको मालूम है। फिर जनाब जो मंसूर अली शाह साहब हैं जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इस वक्त वो सीनियर तरीन हैं काजी फायजी साहब के बाद, उन्होंने भी ये कहा कि इसके बावजूद कि जजेस की तादाद कम है, इसके बावजूद कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम मुकदमात का फैसला जल्दी करने की ख्वाहिश भी रखते हैं, इरादा भी रखते हैं। तो एक हमारे व्यूअर हैं उनकी तरफ से एक मैसेज आया हमें
कि ये टाइटल है जी केस का, आबिद महमूद वल्द याया खां बनाम फैमिली जज लियाकतपुर, और दूसरा है एडिशनल सेशन जज लियाकतपुर रोमाना आबिद वल्द जाकिर हुसैन। ये टाइटल हैं केसेस के दो। ये 8 साल से लटके हुए हैं, मामूली सा केस है, इस जहेज़ की चीज़ें वापस नहीं की है उन्होंने, और ये 8 साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो हमने कहा कि ये दो चीज़ें जो है हम जल्दी से अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। आई होप सो नाज़रीन के साथ साथ आले और ये मुतलका हुकाम जो है वो भी इसका नोटिस लेंगे। एक बहुत बड़ा हमारा टॉपिक तो नहीं है, पर जहेज को आई मीन एक गरीब माँ बाप के लिए ना बेटियां तभी बोझ बनती हैं जब आपने ये वो लानत है जो अब दुनिया भर के अक्सरियत ममालिक से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम में किस जगह पर और इसने कितनी बच्चियों के मुस्तकबिल तबाह किए हैं। ये बस कानों पे हाथ रखना चाहिए। अल्लाह ताला हर एक बच्ची को इज्जत और एहतराम दे। बहरहाल इसके ऊपर किसी दिन हमें पूरे सेगमेंट में विरासत में हक और जहेज ये हम आ जाइए जनाब आप अपने अब इशू की तरफ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी दोस्ती है, बहुत पुराना ताल्लुक है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम है उनका, लेकिन वो खुद ही हमें कहते हैं कि सियासत में जब भी कोई बात आप गलत देखें तो उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, ये उन्हीं का दिया हुआ सबक है। अच्छा जी। अब मौलाना साहब ने जनाब एक तो ये कहा कि पीटीआई का जलसा करना हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक सियासी पार्टी को ये हक है कि वो सियासी जलसा करे, अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचाए, कुछ भी करे। लेकिन मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये उसी पार्टी की बात है ना जिसको आप कहते थे कि ये यहूदियों की एजेंट है, ये वही पार्टी है ना जो आपको खिलाफ गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी, मौलाना डीजल से लेके और खुदा जाने कहाँ से कहाँ तक। ये उसी का लीडर है ना जिसने आपकी नकलें उतारी, आपको मौलाना डीजल कह के नारे लगवाए जलसा में। वो उसी पार्टी की बात कर रहे हैं ना आप। वेरी गुड, आपका बहुत बड़ा दिल है। कल तक आप खुद भी उनको सहूनियों का एजेंट कहते थे और ये कहते थे कि उनका एक एजेंडा है पाकिस्तान को तबाह करने का। अब चूंकि सियासी ऊंच नीच में सब कुछ बदल गया है, लिहाजा मौलाना साहब की सोच जो है वो भी बदल गई है। मगर मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूँ। वो ये है कि मौलाना साहब, ये आपने कहा कि असम्बली बिक गई है, असम्बली खरीदी गई है, तैयार की गई है, नहीं खरीदी और बेची गई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। मैं मौलाना साहब से इंतहाई माज़रत के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, आप तो माजी में इस किस्म की ख़रीदो फरोख्त के गवाह भी रहे हैं और ऐनी शाहिद भी रहे हैं, तब तो आपने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। याद रहे फाटा होता था एक, आपको याद है, जो अब केपीके में जम हो गया है, उसके 12 के 8 वोट होते थे उसका जो जुमा बाज़ार और मंडी लगती थी उस पर तो आपने कभी एतराज़ नहीं किया, और वो सारे आपके पैरोकार थे, आपके कहने पर वो वोट देते थे। तो उस वक्त आपने इसके बारे में कुछ मुनासिब नहीं समझा। बलूचिस्तान तो इस किस्म की मंडी जो है वो हर नए सीजन में लगती थी, अगर आपको याद हो, और आपकी वहाँ हर हुकूमत में नुमाइंदगी रही है, उसकी भी कभी खरीदो फरोख्त का तज़किरा आपने मुनासिब नहीं समझा है। असल में अब वो अपोजिशन में है ना, अब वो हुकूमत की कुर्सियों पर नहीं है, इस चीज़ का गुस्सा। देखिए आप उनका साथ दे रही हैं, मुझे रोक के और टोक के कि मैं मजीद बात ना करूँ। एनीवे नहीं आप करें, लेकिन मुझे ये बातें करनी इसलिए हैं कि हमें फैक्ट्स सामने रख देने चाहिए। फैसला तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो खुद कर लेंगे। मौलाना साहब की तकरीर बड़ी दबंग थी, बड़ी वो थी, लेकिन मैं उनसे 2-3-4 हवालों से सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यकीनन मुल्क गैर महफूज रियासत बन चुका है, हम एक गैर महफूज रियासत में रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कोई उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस मुल्क में खुदकुश हमलावर जो हैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहते हैं ऑपरेट करते हैं, जहाँ चाहते हैं इंसानी जानों से खिलवाड़ करते हैं, वो चाहे केपीके हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो। मैं मौलाना से पूछना चाहता हूँ कि मौलाना ये आते कहाँ से हैं, इनकी सहूलतकारी करता कौन है? हाँ। ये यहाँ तक अपने टारगेट्स तक पहुँच कैसे जाते हैं? वो तो आपके इलाके हैं। तो आप उसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? आपके दिल में बहुत मोहब्बत है काबुल गवर्नमेंट के लिए, होनी चाहिए, चलिए वो भी वो अफ़गान और पश्तून है, होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने ये कहा कि वो अरबों रुपए की बाढ़ लगाई थी इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए, वो कहाँ गई? मौलाना क्या आपको नहीं पता कौन ले गए वो? लेकिन क्या आपको नहीं पता, भी तो हुआ था, क्या आपको ये नहीं पता कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर नहीं मानते हैं? नहीं मानते, बिल्कुल। क्या आप उनकी हमायत में खड़े हो गए हैं?
क्या आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को डिस्प्यूट करने वालों की लाइन में शामिल हो गए हैं? ये वो सवाल है जो अब पूछे बगैर गुजारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि गैर महफूज रियासत, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं, जो लोग इसमें हलाक होते हैं, जो लोग इसकी सहूलतकारी करते हैं, मौलाना आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि वो कौन है? आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि वो कहाँ से आते हैं, कौन उनको वहाँ पाल रहा है, किन के साथ आपके तसलसल से रवाबत है? एक ही चीज़ तो आपकी और खान साहब में कॉमन है, बावजूद इसके कि आप एक दूसरे के बारे में जो गंद जो है वो बोलते रहे, उसके बावजूद एक चीज़ कॉमन है। आपको याद है कि बानी पीटीआई का दूसरा नाम क्या है? तालिबान खान, याद है ना आपको? इन्हीं ने दिया हुआ। ठीक है, और वो किस लिए था कि जी वो उनकी सहूलतकारी करते हैं। उन्होंने उनके बेशुमार लोगों को जिन्हें सजाएं हुई थी, किसी को उम्र कैद, किसी को कुछ, वो प्रेसिडेंशियल डिक्री के तहत उन सबको आज़ाद करवाया। वो वापस गए और बड़े ग्रुपों की सूरत में फिर पाकिस्तान पर हमलावर हुए। आपको याद नहीं है कि कौन बात करता था कि यहाँ हर शहर के अंदर उनके दफातर होने चाहिए? लेकिन यही तो मैं बता रही हूँ, इलेक्शन से पहले हाफिज हमदुल्ला पे, मौलाना फजल रहमान के बाकी जो मेंबर्स हैं उन पे अटैक हुआ। किसने किए थे वो अटैक? मौलाना कुछ तो बताइए हमें, कुछ तो हमें बता दीजिए कि वो लोग जिनके खिलाफ 2 ऑपरेशन किए थे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, और टेररिज्म के फितने से निजात दिलाई थी, क्या वो सब गलत था? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो मौलाना साहब जो हैं, उन्होंने जो कुछ भी आज कहा वो उनका सियासी बयान हो सकता है, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मौलाना साहब ऐसे लगता है जैसे किसी ज़ाती वजह पर नाराज़ है बहुत। एस्टैब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक नया नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली उनका नहीं, बल्कि उनसे पहले उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में अपोजिशन की क़यादत उन्होंने की थी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा JUI की जो है वो बनी रही है, साथ चलते रहे, पैरेलल चलते रहे। फिर अब अचानक क्या हो गया है? क्यों सहवूनी फितना जो है वो अचानक नेशनल लीडर बन गया है? क्यों मौलाना साहब की लहजे में? बात तो कोई गलत नहीं की ना, हर जमात को हक है। देखिए, मैंने तो जलसा होने की बात को कहा कि बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ठीक वो हक है। बाकी बातों पर एतराज करना तो मेरा हक है या नहीं है? या आप उससे भी मुझे महरूम करने वाली हैं? नहीं, इस पर तो चलिए जनाब, मौलाना साहब के साथ मेरे ख्याल से इस वक्त इतनी ही ठीक है। सवाल आपके वैलिड थे। हाँ, ये सवालों के जवाब वो मुनासिब समझेंगे तो जरूर देंगे, और देने चाहिए, इसलिए कि ये मैंने तो आवाज़ दे दी है इसको, लेकिन उनकी आज की तकरीर सुन के ये सवालात बेपनाह लोगों के दिलों में मौजूद हैं। 9 मई अब आ जाए जनाब 9 मई के ऊपर। जनाब असद कैसर साहब जो हैं, उन्होंने तो ऐसी दरफुंतनी छोड़ी है कि या आप उनकी अकल का मातम करें या आप समझें कि वो अब सठिया गए हैं। अच्छा, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि 9 मई का सानिया जो है ये IG पंजाब और मोहसिन नकवी ने किया था। असद कैसर साहब, खुदा के वास्ते अकल के नाखून लें। आपको लगता है या तो नफसियाती दौरे पड़ रहे हैं या आपकी सेहत ठीक नहीं है, जहनी सेहत की से मेरी मुराद है। पूछे क्यों? आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 9 मई का सानिया मोहसिन नकवी ने कराया था, तो क्या यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, हमाद अजहर, मुराद सईद, अशहरियार अफरीदी, आलिया हमजा, सनम जावेद, क्या ये सब मोहसिन नकवी के चैनल में काम करते हैं, मुलाजिम हैं उनके, जो उनके कहने के ऊपर कोर कमांडर के घर को चढ़ दौड़े? ये मुझे बताएं, ये कौन लोग हैं यार? ये कैसे लोग हैं? How has this gentleman been Speaker of the National Assembly talk so much of absolute out of sense गुफ्तगू? ठीक है, पार्टी की आप लाइन जरूर टो करें, आपको हक हासिल है, लेकिन आप स्पीकर रह चुके हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, ऐसी गुफ्तगू तो करें जिसमें कोई लॉजिक हो। हाँ। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि आपका लीडर कहता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने खुद किया, दूसरे सांस में वो कहता है देखा मेरे टाइगर्स ने क्या किया, आपने मुझे पकड़ा। फिर वो कहते हैं अगर आपने मुझे दोबारा पकड़ा, मेरे टाइगर इससे भी ज्यादा बुरा हश्र करेंगे। वो किस बात पे आपकी यकीन करें, किस बात को हम तस्लीम करें? ठीक है जनाब, आगे आ जाइए जी। जो हॉट फेवरेट है ना, उसी पे उन्होंने अटैक करना है, तो इस टाइम उनकी मोहब्बतें मोहसिन नकवी से बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, वो मैंने कहा ना कि ये कह के उन्होंने सवाए अपना मजाक उड़वाने के और कुछ नहीं किया। इलॉजिकल सी सारी बातें। मोहसिन नकवी के साथ आप सियासी मुकाबलाबाजी करें जरूर, अगर आप में हिम्मत है। ये जो है ना घटिया साजिश जो है, ये नहीं करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से इससे इज्तनाब जो है ज़्यादा, क्योंकि ये आपके मुंह पर आके पड़ेगी ना, वापस आपके फेस पे आएगी। क्योंकि जब अदालतों से फैसले होंगे, जब मिलिट्री ट्रायल होंगे, पता लगेगा ना कौन था इसके पीछे, कि नहीं लगेगा पता? ठीक है,
तो फिर आप क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? Anyway. अच्छा, ये बैरिस्टर गौहर और बाकी सारी पार्टी इनकी यही बात कर रही है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये असल में कहानी है क्या? मैं अर्ज करता हूँ जनाब, इसको देखिए ना, मैंने अब इनके ऊपर ऑलमोस्ट PhD कर ली है। हाँ। असद कैसर साहब ने 3-4 दिन पहले फरमाया था कि 5 मई को बानी पार्टी बाहर आ रहे हैं। हाँ। आप मुझे बताइए, कभी इस तरह की डील बगैर मुज़ाकरात के होती है? ऐसी बातें मीडिया पर आकर करना एब्सोल्युटली नॉट। आप मुझे बताइए कि जब अदालतों से सजा हुई है तो कौन सी बैकयार्ड से या बैकडोर में सियासत से वो बाहर आ जाएंगे? नहीं आ सकते वो। मैंने इस प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात। असद कैसर साहब, सुनिए भी इसको, समझिए भी इसको। एक तो यह है कि बानी पार्टी को सजाएं हुई हैं अदालतों से क्रिमिनल केसेस, सियासी केसेस नहीं, जिस तरह आपने बनाए थे अपने करप्शन के खिलाफ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये केसेस ख़त्म भी होंगे अदालतों ही में, राइट। अदालतें ही इनको अंडू कर सकती हैं और कोई नहीं कर और कोई एब्सोल्युटली, जैसे नवाज शरीफ का हुआ, मरियम नवाज का हुआ, सब वापस शरीफ भी अदालतों से मिले ना। एब्सोल्युटली, इसका एक तरीका कार होता है। दूसरी बात यह है कि एक सांस में आप ही के पार्टी लीडर हमें बता रहे होते हैं हमारी बात हो रही है, फलां मिलने आया था जेल में, याद है ना आपको यार, किसको नहीं मिलवा दिया उन्होंने, तो ईरान के प्रेसिडेंट साहब को, IMF के डायरेक्टर को, पता नहीं किस किस को जेल में खान साहब से मिलवा दिया। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि कल को जब ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम कहाँ खड़े होंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि किस किस्म की लीडरशिप है ये। हाउ कैन एनीबडी टेक सच लीडर्स सीरियसली जो अपनी बात पर नहीं खड़े हैं? ऐसी ऐसी दरफुंदनियाँ घड़ते हैं। आपको याद होगा वो एक तस्वीर छपी थी जिसमें पुतिन साहब जो है वो इमरान खान साहब की सवाने उंगली पढ़ रहे हैं। हाँ, यानी यूक्रेन की जंग चल रही है। हाँ। और उनके पास इमरान खान साहब की सुहाने उंगली पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। फॉलोअर्स को तो जो काम करना है, देयर फॉलोअर्स रिलीजियसली बिलीव्ड कि ये वो पढ़ रहा है। वो तो अल्लाह भला करे AFP का, उन्होंने वो असली तस्वीर शाया की। हाँ। और कहा कि दिस इज ए sheer fraud and a very mean move। लेकिन इसको आप ये तो नहीं कह सकते ना कि PTI के चेयरमैन ने कहा था ये सब करने को, अब उनके फॉलोअर्स अगर कर रहे हैं तो इसमें उनका तो कसूर नहीं है ना। चलिए, आप अगर ये मार्जिन देना चाहती हैं उनको तो दें, लेकिन वो जिस किस्म की दाद देते हैं ऐसे लोगों को, ये कौन लोग हैं? ये वही है ना जो KPK की गवर्नमेंट ने 40,000 से 60,000 और 1,20,000 तक की सैलरियों पर हायर किए थे, जिसमें सरकारी टैक्स का पैसा जाता था। याद नहीं है आपको? तो अभी हर पार्टी ने मीडिया सेल बनाया हुआ है, हर पार्टी का मीडिया सेल नकल में थोड़ा बहुत मीडिया, थोड़ा बहुत नहीं, खास तौर बहुत से सोशल मीडिया को हैंडल करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका मूजद कौन है? हाँ। इसका सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है किसके पास? ऑपोजिशन भी तो, ये उस टाइम की ऑपोजिशन अब जो हुकूमत में है वो भी तो फिर इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है ना। यानी आप ये जो फॉलो कर रहे हैं वो बहुत बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने ये इजाद फरमाया है, जिन्होंने इस पर हुकूमत की है। वो कमाल पारसा लोग थे, आसमान से उतरे थे सीधे। यार खुदा के वास्ते, फॉलो तो वही लाइन कर रहे हैं। आप उनसे हमदर्दी जरूर जाहिर करें, लेकिन इस हद तक नहीं कि जहां लॉजिक खत्म हो जाए। लॉजिक नहीं, मैं आपको लॉजिकली बात समझा रही हूँ कि चाहे मौजूद वो थे, आज उनको भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, जो इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अभी उन्होंने साबित करना है। मुझे बताइए कौन सा नेटवर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PMLN का? बताइए कहाँ है? जब ये डॉन लीक्स हुई थी तो ये सब कुछ डॉन लीक्स क्या ये सब प्रोपेगेंडा भी तो किया गया था ना। You are also hunted by that। Oh my God, बुखारी साहब, नहीं आप मुझे बताइए। मैं लॉजिकली आपको समझा रही हूं। आप बिल्कुल लॉजिक नहीं, आपकी लॉजिक वही है जो PTI की है। अभी जो आपने बिल्कुल डॉन लीक को इसके साथ मिला के 2017 के अंदर इतनी लॉजिक, अल्लाह ताला पनाह। नहीं 2017 के अंदर no Fiza, it is absolutely unguarded। It's absolutely unguarded। You have said something which you should not have said। Right। Don Leak has got nothing to do with their social media handling, for God's sake। लेकिन मीडिया सेल no, नहीं था please don't say that। There was no media cell। There was no media cell। It was just a meeting to which I am a witness। हम गए थे यूनाइटेड नेशन में कवर करने के लिए, वहां पर जितनी साइड लाइन पर मुलाकातें हुई थी, सबने ये कहा कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गंदे अंडे पाल रही है। आपको हर जगह हर लीडर ने ये बात आके उन्होंने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को बता दी थी जो नाकाबिले कबूल थी। इसमें कहाँ सोशल मीडिया हैंडलिंग है? लेकिन क्यों नहीं आज तक कहा गया, जब इल्जाम ये लगता था कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के एक पूरा मीडिया सेल चला रही हैं 2017 के। क्या सजा दी उन्होंने इसकी, अगर आपका ख्याल दुरुस्त है तो? नहीं, लेकिन ये इसको डिनाई PMLN की तरफ से नहीं किया गया ना, नहीं बताया गया कि नहीं मीडिया सेल है। अब आप ना प्राइम मिनिस्टर हाउस के मीडिया सेल को सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ इक्वेट करें तो आपकी अकल की दाद देनी चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है। ये हर प्राइम मिनिस्टर के दौर में वहाँ एक मीडिया सेल होता है हाउस के अंदर, जहाँ एक टीवी क्रू बैठा होता है, Exactly. जहाँ पर खबरें बनाने वाले और रिलीज करने वाले बैठे सारे DGPR पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसी तरह से मीडिया सेल होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। किसान है सड़कों पर, गंदम की फसल पक के तैयार हो चुकी है और हुकूमत है कि अभी वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से बारिशें हैं, मतलब हर तरीके से अगर देखें तो बेचारे किसान हैं जिनकी गर्दन पकड़ी हुई है। बुखारी साहब, आई होप कि नाउ यू आर सेटल डाउन। असल में बात यह थोड़ी सी उसकी वजाहत की जरूरत है। होता यह है कि हम चूँकि नाज़रीन को कई दफ़ा बता चुके हैं कि हम पहले इससे एक मीटिंग करते हैं, हाँ। जिसमें हम इश्यूज डिसाइड करते हैं, वो सारा कुछ। असल में मैं ना एक माइंडसेट पे चल रहा था कि मौलाना ने आज जो तकरीर की है उसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हैं, और वो कंट्राडिक्शंस उनकी पार्टी और PTI के बीच थी। असल में मैं था उस माइंडसेट में कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये है कि ऐसे लगा जैसे मैं PMLN को डिफेंड कर रहा हूँ। आई टेल यू ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड, ना मैं तनख्वाहदार हूँ PTI का, ना मैं तनख्वाहदार हूँ नून लीग का, ना मैं तनख्वाहदार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आई एम ए जर्नलिस्ट, राइट। आई स्पीक विद कन्विक्शन। वो फ्लेयर अप हो जाने से अगर ये तासुर गया है कि मैं PMLN को डिफेंड करता हूँ, एब्सोल्यूट रॉन्ग, ठीक है। लेकिन एट द हीट ऑफ द आर्गुमेंट हम कई दफा पहले तमाशे लगा चुके हैं। इट वाज जस्ट ऑफ हीट ऑफ द मोमेंट और हम आर्गुमेंट्स कर असल रहे थे। में दैट डजंट मीन कि मैं PTI को और आप PMLN को डिफेंड कर रहे हैं। खिताब कर देना चाहिए, वो ये है कि हम ना जब मीटिंग से उठ के आते हैं प्रोड्यूसर के साथ और अपने डायरेक्टर प्रोग्राम्स के साथ, तो हमारा माइंडसेट जो है वो बिल्कुल एक सेटल्ड होता है। उसमें जब कभी अचानक कुछ रास्ता भटक जाए हम या थोड़ा वो हो जाए, तो वो फिर थोड़ी सी गुफ्तगू अनगार्डेड हो जाती है। माय अपॉलॉजीज टू यू फर्स्ट। नो दैट्स नो नीड टू अपॉलोजाइज। दे दी है आपको कि ना मकसद था नून लीग को डिफेंड करना, राइट, ना हम कभी करेंगे, ये हमारा काम ही नहीं है। ना तो हमने PTI को डिफेंड किया, ना हमने PMLN को डिफेंड किया है। वी वर जस्ट हैविंग एन आर्गुमेंट एनीवेज। गंदम आ जाए जनाब, क्या करे किसानों का? आपने ये आज सारे इश्यूज इतने सेंसिटिव पकड़े हैं कि आदमी के जज्बात जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तकलीफ से बात है। देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि ये हमारी हुकूमत जो है, इन्होंने ये एंटिसिपेट करते हुए, निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं हम, कि कहीं गंदम और आटे का ऐसा बुरान ना आ जाए कि रोटी के लाले पड़ जाए। हाँ, मसला हो उन्होंने $1 अरब की गंदम जो है वो खरीद ली, इंपोर्ट की ना, बाहर से मंगवा इंपोर्ट कर ली। मगर जो नाकद हैं हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि जब आपको पता था कि बम्पर क्रॉप्स होने जा रही हैं, तो फिर आपने फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके इतनी गंदम क्यों मंगाई? हाँ। ठीक है, वो भी कर्ज लेके बैंक से। और जाहिर है ऑब्वियसली फिर आप तो हर चीज़ कर्ज पे चल रही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तक तो आप कर्जों से दे रहे हैं। वो तो एक और मौजू है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह किसी वक्त आएंगे। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की अब ये ख्वाहिश है कि हम 400 से 600 रुपये फी मंथ सब्सिडी देंगे किसान को। मगर IMF की तलवार जो है वो लटकी हुई है। वो तो कह रहे हैं जो आप पहले से दे रहे हैं वो खत्म करें। नहीं देने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब ये ख्वाहिश तो है हुकूमत की, कैसे कर पाएंगे वो अलग बात है। अब आ जाइए जनाब दूसरी तरफ, किसान जो सड़कों पर है, किसान के ऊपर सड़कों पर आने का बेहतरीन जवाज है उनका। यानी ये कहना कि वो अचानक बिला वजह सड़कों पर आ गए हैं, बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा किसान इस वक्त इस सूरत हाल से यानी परेशान है कि गंदम जो है वो पहले कटाई हुई उसकी, फिर उसकी वो थ्रेशिंग हुई और वो गंदम जो है मैदानों में पड़ी हुई है। ऊपर से बारिशों का हाल ये है कि वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ किसी के इंसानी बस में तो है नहीं। अगर वो गंदम बारिशों की नज़र हो गई और ख़राब हो गई तो किसान तो मारा गया ना, पूरे साल की मेहनत ख़त्म। अच्छा जी, भाई आप क्यों नहीं खरीद रहे? वो ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सऊदी अरब जाने से पहले वो ये ऐलान कर गए कि जनाब एक तो मैं टारगेट बढ़ा रहा हूँ, 1.4 मिलियन एकड़ से 1.8 मिलियन एकड़ कर रहे हैं। चलिए जनाब, अच्छी बात हो गई। और साथ उन्होंने हदायत भी की कि जल्दी जल्दी खरीदें, लेकिन अमल नहीं हो रहा उस पर। किसानों का कहना यह है कि अब तक गंदम की खरीदारी नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से। अब होता क्या है, जब ये इस किस्म का मौसम हो और गंदम कट के मैदानों के ऊपर पड़ी हुई है खेतों के बीच में, तो फिर किसान मजबूर हो जाता है कि औने पौने जो मिडिल मैन है ना, तीसरा फायदा इनको है, वो आके जो औने पौने दाम देता है उनको, वो उसके ऊपर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी हुआ कि उनके बीज के
और पानी के और हल वल चलाने के पैसे पूरे नहीं होते, कमाना तो छोड़ दें। लिहाजा आप सोचें कि वो किसान जो सारा साल मेहनत करता है, वो अगर एंड के ऊपर इस किस्म की सूरत हाल का सामना करेगा तो उसका क्या हाल होगा। गवर्नमेंट ने इस बार बारदाना भी तो नहीं दिया ना किसानों को। वो पहले ये होता था कि हुकूमत बारदाना प्रोवाइड करती थी। बारदाने की थोड़ी सी वजाहत कर रहे हैं नाज़रीन के लिए। इट मीन्स कि वो गंदम भरने के लिए जो बोरियां दी जाती हैं वो हुकूमत की तरफ से दी जाती थी, और जब किसान को वो अपनी फसल के मुताबिक बोरियां मिल जाती थी तो उसको एक तरह का यकीन हो जाता था कि अब ये हुकूमत गंदम खरीदेगी। तो वो रिलैक्स कर जाता था। इस दफ़ा वो सहूलत भी हुकूमत ने पता नहीं किस मसलहत के तहत वापस ले ली है और उनको कहा है कि जी आप बारदाना बाजार से खरीदें। वो किसान कह रहे हैं ना कि अब नेक्स्ट टाइम हम फिर गंदम के बीज फसल काटेंगे ही नहीं, देखिए अब वो ये कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जस्टिफाई हैं ये कहने में कि अगर हमारी गंदम इसी तरह से रॉट हुई, इसी तरह से हमारा नुकसान हुआ, तो हम अगली फसल में गंदम नहीं बीजेंगे। यस। और यहाँ तक नहीं, उन्होंने ये भी थ्रेट किया है कि हम फिर मजबूर हो जाएंगे कि हम कपास भी काश्त ना करें, यानी 2 फसलें बर्बाद हो जाएंगी आपकी। बड़ी कपास जो आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेबल आइटम है, यस, और गंदम जो आपकी नेशनल रिक्वायरमेंट है। अगर वो ये बोएंगे ही नहीं तो फिर हम जाएंगे कहाँ से आएगा फॉरेन एक्सचेंज जिसके साथ आप इंपोर्ट करेंगे। इस सब सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि रियल कल्प्रेट किसकी गलती है, किसकी रॉन्ग पॉलिसीज है? मैं बताता हूँ आपको। पहली बात 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जब आपके पास गंदम वाफर मिकदार में थी तो आपने क्यों इंपोर्ट की, पहली गलती। और दूसरी गलती इससे भी गंभीर है कि ये गंदम जाती कहाँ है। ये गंदम के बारे में आराम से कह दिया जाता है स्मगल हो जाती है जी। हाँ जी। भाई कौन है जिम्मेदार स्मगलिंग के, कौन है बॉर्डर देखने के जिम्मेदार, उनको होते हुए कैसे हो जाती है एक्सपोर्ट, वो एक जिले से दूसरे जिले में कैसे जाती है। और इतना लंबा ट्रेवल करके वो कहते हैं कि अफगानिस्तान जाती, कैसे पहुंचती है वहां, किसकी कनाइवेंस से पहुंचती है। क्या ये बहुत गंभीर साजिश नहीं है किसानों के खिलाफ? तो कहने का मतलब तभी ये है तो वो एहतजाज कर कि इससे किसान तो अपनी जगह तबाह हो रहा है, लेकिन अगर खुराक का बहरान होगा तो आप मैं भी नहीं बचेंगे, आम आदमी भी नहीं बचेगा। आपने देख लिया ना, यहाँ 95 रुपये किलो आटा बिक चुका है ना। हाँ जी। आपने देखा ना कि स्कैंडल हुए थे यहाँ पर, चीनी के भी और आटे के भी और गंदम के भी। किसी को सज़ा हुई? नो वन। जब सज़ा नहीं होगी तो मुझे बताएं आप कैसे किसी को सबक आएगा भाई साहब। तो इसलिए इस हमाम में सब नंगे हैं। अगर हम बात करने लगेंगे तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। इस वक्त हम हुकूमत से 2 मुतालबे करते हैं। एक तो ये है कि किसानों के एहतजाज को अब साजिश करार ना दें। बिल्कुल ठीक। किसान जो है वो अपने हक के लिए आया है, ये उसका जमहूरी हक है। दूसरा ये कि उसका जायज़ मुतालबात को अब फिलफौर पूरा करें, वरना मुल्क का भी नुकसान होगा, हुकूमत का भी नुकसान होगा, किसान का भी नुकसान होगा और आपकी अपनी आवाम ही अपने खिलाफ हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि वो जो एक और थोड़ी सी सूरत हाल जो है उसको वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि मुल्क की ज़रूरत जो है वो है 31 मिलियन टन। राइट। ठीक है जी। और जो इस वक्त पैदा हुई है वो है 29.7 मिलियन टन। एंड ऑलरेडी और जो ऑलरेडी मौजूद है जनाब वो है 2.5, बल्कि 2.3 टू बी प्रिसाइज। तो ये मिलके 32 मिलियन टन बन जाती है, जबकि जैसा मैंने कहा हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 31 मिलियन है। दैट मीन्स वी आर सरप्लस। हाँ। तो कोई क्राइसिस होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकती। हुकूमत को चाहिए कि किसान सफ़र ना करे। हाँ। हुकूमत को चाहिए कि आटा ज़रूर से ज़्यादा महंगा ना हो। हुकूमत को चाहिए कि ये आटा और गंदम जो है गैर मुल्क को एक्सपोर्ट यानी स्मगल ना हो। किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है, और किसान बेचारा पिस रहा है। हम उसके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। हम इस प्लेटफॉर्म से फिर एक दफ़ा मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त चाहे वो पंजाब की है चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि किसान का भला हो। बिल्कुल ठीक हो गया। गज़ा की सूरत हाल की बात करें तो मज़ीद वहाँ पर जो हलाकतें हो रही हैं, जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रहे हैं, 66 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। वो खैर साहब ये हैं फ़लस्तीनी। मुझे याद पड़ता है कि ये जो बार बार करारदादें पास होती थी, फिर जज भी लेकर गए, कोई फायदा नहीं। क्या किया उसने? देखिए अब एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ अब एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे इजराइल के जो नेतन्याहू साहब हैं, उनके जो आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा हैं, उनकी हालत ख़राब है। पेंटें ख़राब हैं, एक पेंट जो है ब्रीफ केस में साथ लेके फिरते हैं, इसलिए कि जो आलमी अदालत है वहाँ से ये सुना नहीं है, ये इशारे मिल रहे हैं कि इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होने वाले हैं। अच्छा। ये बाकायदा नफ्सियाती मरीज़ बन गए हैं नेतन्याहू साहब, इसलिए
कि अमेरिका अब उनको तसल्लियाँ दे रहा है कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आप जान बच गिरफ्तारी जाए। ना हो, लेकिन अब मुझे ये जान इनकी बचती दिखाई नहीं देती दो तरह से। एक तो ये कि आलमी अदालत का आपने मूड पिछली दफ़ा भी देख लिया था कि उन्होंने ये कहा था कि नस्ल कशी यानी अपार्थाइड और जो जेनोसाइड है ये बंद करें आप, लेकिन नेतन्याहू साहब के कान पर जू नहीं रहेंगी। एक तो वैसे ही अदालत जो है उधार खाए बैठी है, दूसरा ये कि इसने अपने मजालम में कोई कमी नहीं की है। हाँ। और आलमी रायामा इस बरकरफ्तारी से तब्दील हो रही है कि जितने भी मुल्क उसके हवारी हैं इसराइल के, उन सब में जो मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में टीचर्स, आप देखें यूनिवर्सिटीज। किस मुल्क में नहीं हुए। हाँ। आप देखिए जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सिंबल्स हैं वहाँ के एजुकेशन क्लास का। वहाँ पर जिस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं, जिस किस्म के मुतालबात हो रहे हैं वाइट हाउस के बाहर, यूनाइटेड नेशन के बाहर, कहाँ नहीं हो रहे हैं। तो इनका बुरा वक्त आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कि आप जितना मर्जी ढिठाई का मुजाहरा करें कि हम जंग जारी रखेंगे, वो है एक इडियट, वो इजरायली आर्मी चीफ, वो कह रहे हैं कि जंग जारी ना रखी तो नेतन्याहू की हुकूमत भी गिर जाएगी और इंतशार का खदशा है। जो एक बात मैं यहाँ से डिराइव करके अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि अब उनको फील हो रहा है कि गड़बड़ होने वाली है। हमारी दुआ है कि वो लोग जिन्होंने मजलूम जानों का ज़िया किया है, शहीद किया है, बच्चों को बम्बों से मारा है, अल्लाह ताला उनका यौम हिसाब इस दुनिया में हमारे सामने दिखाए, और ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।